गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की अपनी जो क्लास है लेसन नंबर 11 क्लास 12। लेसन नंबर 11 का आज का अपना ये टॉपिक एक लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, ठीक है ना। इसके पहले कि हमने वीडियो में प्रकाशीय उपकरण जिसमें हमने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ाया है। आज जो अपनी क्लास है इस क्लास में स्टूडेंट्स हम आपको अपवर्तक दूरदर्शी दैट मीन्स आप यूं कहिए तो हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, खगोलीय दूरदर्शी की विशेषता के रूप में खगोलीय दूरदर्शी आपके पास दो प्रकार के बनते हैं, जिन्हें हम अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स नाम? जल्दी से जवाब दीजिए आप, रिपीट करते हुए इन क्वेश्चनों को। अपनी इस क्लास में आपके पास अब दूरदर्शी जो होते हैं दो प्रकार के बनते हैं, जिन्हें हम खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों दूरदर्शियों में अंतर क्या है, इनकी क्या विशेषता होती है, इनमें से कौन बेस्ट है, किसका उपयोग करना चाहिए, किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, या किसका उपयोग कम मात्रा में किया जाना चाहिए। तो हम दोनों प्रकार की घटनाओं को हम लास्ट में देखेंगे। थोड़ा पहले हम देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी, जिसमें हम पढ़ेंगे अपवर्तक दूरदर्शी। अपनी बात को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दूरदर्शी क्या है, दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूरस्थ मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा सवाल मेरे पास यहाँ पर है कि दूर की वस्तु हमें छोटी जबकि निकट की वस्तु अर्थात पास की वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? अपने दिमाग में सवाल आता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया कि बिजली के जो पोल होते हैं, खंभे जो होते हैं, सब पूरी पृथ्वी सतह पर लगे होते हैं। आप देखते हैं प्रत्येक पोल की ऊंचाई बराबर होती है, लेकिन जो पास में जो खंभा है उसकी ऊंचाई अपने को ज्यादा लगती है, जबकि दूर की वस्तु अपने को छोटी दिखाई देती है। इसका एक रीजन होता है दर्शन कोण। फिर अपन अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ बिजली के दो पोल बनाए हैं। एक पोल वस्तु के पास है, प्रेक्षक के पास है यह, और दूसरा पोल प्रेक्षक से कुछ दूरी पर है। ठीक है, हमने दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया आपस में। ओके, हम ये देखते हैं कि पास का जो खंभा है वह इस प्रेक्षक की आंख पर कोण बनाता है अल्फा, और ये कोण बनता है बीटा। चित्र में हमें दिखाई देता है कि अल्फा कोण का जो मान है वो बीटा कोण की तुलना में क्या है, अधिक है। अल्फा कोण का जो मान बनता है वह बीटा कोण की तुलना में अधिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत अच्छा सा बहुत स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। जिस वस्तु के लिए आंख पर बनने वाला कोण अर्थात दर्शन कोण, ठीक है ना, वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण दर्शन कोण कहलाता है। जिस वस्तु के लिए दर्शन कोण का मान अधिक होगा वो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और जिस वस्तु के लिए दर्शन कोण का मान छोटा होता है वो वस्तु छोटी दिखाई देती है। यही कारण है कि वस्तु ए बी की तुलना में वस्तु ए डैश बी डैश छोटी दिखाई देती है। ए बी ग्रेटर देन है ए डैश बी डैश, ठीक है ना, ए बी ग्रेटर है किससे, ए डैश बी डैश से। ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस वस्तु के लिए आंख पर बनने वाला कोण बड़ा होगा वो वस्तु बड़ी, और जिस वस्तु के लिए छोटा होगा वो वस्तु छोटी दिखाई देती है। चलिए हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, खगोलीय दूरदर्शी, जो कि अपना टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं दूरदर्शी के लिए। और इस दूरदर्शी में स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम आपके पास है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी।
ये स्टूडेंट्स अपना टॉपिक है जिसको आज हम हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा हम टॉपिक के पीछे चलते हैं। हमने इसके पहले वाला एक टॉपिक पढ़ा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमने कहा था वस्तु के पास वाला लेंस जो कि उत्तल लेंस होता है की फोकस दूरी और द्वारक अभिनेत्र लेंस जो आंख के पास होता है से छोटी होती है या कम होती है। यहां ये प्रक्रिया उल्टी होती है स्टूडेंट्स। हमने ये कहा खगोलीय दूरदर्शी में एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है जो वस्तु की ओर रखा जाता है। ठीक है, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। हमने इसको चित्र में ओ लेंस के द्वारा प्रदर्शित किया है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण यह वस्तु से स्टूडेंट्स जो प्रकाश किरण आ रही है वह आपके पास इस लेंस पर आपतित होगी इस प्रकार से। ठीक है, यहां आपके पास इसका प्रतिच्छेदन हो रहा है इस प्रकार से। मान लीजिए दूर ये वस्तु स्थित है आपके पास जिसको हम बोल देते हैं एबी। ठीक है, इस वस्तु एबी का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक है और उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक, हमने इसके समीप एक अन्य लेंस रखा यह जिसकी फोकस दूरी और द्वारक अभिदर्शक लेंस की तुलना में कम है यह। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको अभी अपन लिख देते हैं यहां पे ए डैश। अब हमने इस वस्तु को ये जो वस्तु प्रतिबिंब बना आपके पास ए डैश बी डैश किसका वस्तु ए बी का किसके द्वारा अभिदर्शक लेंस के द्वारा। अब इसका पूरा नियम पूरी रूपरेखा को आप दोबारा से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी किरण चित्र आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, चूंकि यहाँ अपवर्तन के नियम पर यह दूरदर्शी आधारित होती है, अपवर्तन के नियम का पालन करती है, इसलिए इसे खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं जैसा कि आपने चित्र में देखा। पहला लेंस जो वस्तु के पास होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। हमने चित्र में इसे ओ लेंस के द्वारा प्रदर्शित किया है। एक दूसरा लेंस होता है जो आंख के पास होता है जिसे ई लेंस कहते हैं, अभिनेत्र लेंस। ठीक है ना, ये दोनों लेंस जो होते हैं एक खोखली नली के किनारे पर जुड़े होते हैं इस तरह से। ठीक है, जिनके बीच में एक पेच व्यवस्था होती है। पेच व्यवस्था की सहायता से इन लेंसों के मध्य की दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन से मतलब है इनके मध्य की दूरी को आप आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी अपने पास इसकी बनावट। हमने इसकी बनावट को देखा कि बनावट क्या थी इसकी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके क्रियाविधि पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये कहा एक वस्तु ए बी बहुत दूर है ये, जिस आपको क्या करना है इस वस्तु ए बी को अभिदर्शक लेंस की ओर रखना है। हमने मान लिया इसका प्रकाश केंद्र है ओ बिंदु। तो वस्तु से आने वाली जो ये प्रकाश किरण बनती है स्टूडेंट्स अपने पास ये प्रकाश किरण आपके पास अभिदर्शक लेंस से गुजरती है और इस वस्तु का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है आपके पास वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। यह प्रतिबिंब आपके पास वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा है और वस्तु से छोटा भी है। ठीक, अब हम इस कंडीशन को क्या करते हैं, देखो ध्यान देना। हमने ये कहा कि यह जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, यह प्रतिबिंब इस अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है ना, किसका? आभासी वस्तु का कार्य, क्योंकि वास्तव में वस्तु तो ये है लेकिन आप इससे जबरदस्ती वस्तु बनाना चाहते हो। ठीक है ना, किसके लिए? अभिनेत्र लेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी दो व्यवस्था है आपके पास, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि यदि आप इस प्रतिबिंब को अभिनेत्र लेंस के फोकस व प्रकाश केंद्र के मध्य लाते हो, ये ओ इसका प्रकाश केंद्र हो गया, के मध्य लाते हो, तो इस वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी, सीधा और आवर्धित होगा।
और यदि आप इसको, इस प्रतिबिंब को जो कि अभिदर्शक लेंस के द्वारा बना है, इस प्रतिबिंब को अभिनेत्र लेंस के फोकस पर बना देते हो तो यह प्रतिबिंब आपके पास अनंत पर बनेगा। इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इस तरह से देखिए, मैंने कहा कि मैं इस वस्तु के प्रतिबिंब को पेच व्यवस्था के द्वारा अभिनेत्र लेंस के फोकस पर ले आता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो अपने पास हो जाती है वस्तु के रूप में और यह अपने पास बनता है प्रतिबिंब। अब देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, डॉटेड लाइन एक प्रकाश लेंस से गुजारेंगे आप और इसको आप बिल्कुल सीधी गुजार देंगे इस तरह से, ठीक है ना। और बाकी के प्रकाश किरणों को भी आप इस तरह से ही बनाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप ये देखते हो कि ये रेखाएं अनंत की ओर अग्रेसित है, मतलब कि इनका जो मिलान बनेगा वो अनंत पर होगा, कहीं ना कहीं होगा, वो हमें नहीं पता, ठीक है ना, हम नहीं जानते क्योंकि अनंत की स्थिति को किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि यदि वस्तु आपने, कौन सी वस्तु, जो कि अभिदर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब को आपने अभिनेत्र लेंस के फोकस पर बना दिया पेच व्यवस्था के द्वारा, तो इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब आपको अनंत पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये अपन कह देते हैं Fe अपने पास है, ये अपन में पास बन जाता है F0 के रूप में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास घटना जो बनेगी, घटना जो बनेगी अपने पास, ये तो हो गया आपके पास स्थिति के रूप में, अंतिम प्रतिबिंब ये देता है आपको बीटा, ठीक है, और ये प्रतिबिंब आपको बनता है अल्फा के रूप में, ठीक। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास इस लेंस की फोकस दूरी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास हो जाती है F0, ये हो जाती है Fe के रूप में। यहां से दोनों लेंसों के मध्य की जो कुल दूरी होती है उसको L के रूप में दर्शाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूब लंबाई। कौन सी, इसको कहा जाता है ट्यूब लंबाई, इसको आप कहते हैं, ठीक है ना, ट्यूब लंबाई इसको आपके द्वारा कहा जाता है। चलिए अब इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता m बराबर आपके पास बनता है tan बीटा बटे tan अल्फा, नंबर 1 समीकरण, ठीक है। चित्र से हम निकालते हैं tan अल्फा, tan अल्फा बराबर आपके पास है ये स्थिति चित्र के रूप में लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, जो कि आपके पास बनता है a डैश b डैश बटे ये डिस्टेंस जिसको आपने फोकस दूरी F0 के रूप में पढ़ा है, नंबर 2 समीकरण। इसी प्रकार से tan बीटा आपके पास बनेगा इस त्रिभुज में a डैश b डैश बटे o डैश b डैश, आपके पास आएगा a डैश b डैश बटे Fe, ठीक है ना। ये आपके पास वस्तु की स्थिति है, बाईं ओर है, ये प्रतिबिंब की स्थिति थी जो दाहिनी ओर थी, तो इसके लिए तो हमने प्लस का चिन्ह उपयोग में लिया, इसके लिए हम चिन्ह यूज में लेंगे माइनस का। हमने इसको नंबर 3 नाम दे दिया। हमने समीकरण 1, 2 व 3 से संशोधित किया सूत्र को m बराबर बनेगा a डैश b डैश बटे F0, उल्टा कर दीजिए माइनस के Fe बटे a डैश b डैश, a डैश b डैश कट जाएगा और m बराबर आपको बनेगा माइनस के Fe बटे F0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता प्राप्त होती है, इसकी खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आपको आवर्धन क्षमता प्राप्त होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो भी प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब आपको बनता है वो प्रतिबिंब आपको आभासी है, सीधा है, ठीक है ना, और मूल वस्तु के सापेक्ष आवर्धित बनेगा। कब, जब आपने यदि इस प्रतिबिंब को इस लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रख दिया, इस तरह से देखो चित्र आपके पास इस तरह से हो जाएगा, ये है, इस चित्र को ही मैं सही कर देता हूं यहाँ पे, ये तो हो जाता है आपके पास Fe, ठीक है, और ये हो जाता है आपके पास F0। आपने पेच व्यवस्था के द्वारा इस प्रतिबिंब को a डैश b डैश को आप कहां ले आए,
अभिनेत्र लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य ले आए, जिससे वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा, यह प्रतिबिंब आपके आभासी बनेगा और आभासी के साथ साथ अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वह आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आपको आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अपना जो टॉपिक है कौन सा, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, जो कंप्लीट होता है। इसमें एक परिभाषा है, याद रखिएगा कि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी अर्थात फोकस दूरी का योग बनेगा। जो योग होता है उसे ट्यूब लंबाई कहते हैं। दोनों लेंसों के मध्य की फोकस दूरी का योग L बराबर होगा f0 प्लस fe, ये आपके पास कहलाती है ट्यूब लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहलाती है यह? ट्यूब लंबाई कहलाती है। ओके, चलिए अब हम लेते हैं दूरदर्शी का ही सेकंड भाग, जिसे हम कहते हैं परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी के बारे में अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं परावर्तक दूरदर्शी। अभी हमने पढ़ा अपवर्तक दूरदर्शी, अब हम ले रहे हैं परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी क्या है? जैसा कि हमने अभी शुरुआत में आपको बोला, दूरदर्शी दो प्रकार के बनते हैं, अपवर्तक और परावर्तक। अपवर्तक दूरदर्शी के रूप में हम ये कहते हैं कि जिसमें लेंस का उपयोग किया जाता है, अपवर्तन के नियम पर यह आधारित होता है। तो परावर्तक दूरदर्शी जो होता है, इसमें लेंस के स्थान पर दर्पण का उपयोग किया जाता है और यह परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। चलिए इसका मैं स्टूडेंट्स एक विशेष डायग्राम आपको दे रहा हूं, क्योंकि इसका यदि किरण चित्र आप बनाते हैं काफी टफ है, और यदि आपने उस किरण चित्र को में से एक रे को भी आपने आगे पीछे कर दिया तो आपका पूरा डायग्राम गलत बनता है। तो एक इसका इजी डायग्राम है, जो कि एक सामान्य प्रकाशीय उपकरण का होता है, का आप डायग्राम यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए यहां देखिए स्टूडेंट्स, परावर्तक दूरदर्शी में आपके पास एक खोखली कांच की नली होती है, जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। ठीक है ना? एक सिरे पर स्टूडेंट्स अपन यहां पर एक दर्पण का उपयोग करते हैं। यह दर्पण है आपके पास, यह प्राथमिक दर्पण कहलाता है, जिसको हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। इसके मध्य में एक रिक्त स्थान होता है, जहां आपके द्वारा नेत्रिका लगाई जाती है। ये नेत्रिका लेंस है आपके पास, ठीक है ना? यह आपके पास क्या है? नेत्रिका लेंस, जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। मैं इसका नामांकन करता हूं। यह आपके पास है प्राथमिक दर्पण, प्राथमिक दर्पण बनता है, और यह आपके पास होती है नेत्रिका, जहां वस्तु का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये इस नली का जो खुला भाग होता है वो वस्तु की ओर रखा जाता है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, इस नली के मध्य में एक अन्य दर्पण और लगा होता है, जिसको हम द्वितीयक दर्पण कहते हैं। कुछ वक्रीय होता है और इसको समतल रूप में भी लिया जा सकता है, ये डिपेंड करता है नेचर पे। यह स्क्रू के द्वारा, स्क्रू का मतलब हो गया इस नली पर, इस लेंस को, इस दर्पण को आप आगे पीछे सरका सकते हैं। ये आपके पास है द्वितीयक दर्पण, इसको हम कहते हैं द्वितीयक दर्पण के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए घटना क्या बनती है। पहले इसकी एक बार बनावट दोबारा से देख लीजिए। परावर्तक दूरदर्शी, जो कि परावर्तन के नियम पर आधारित होता है, इस परावर्तक दूरदर्शी में आपके पास एक खोखली नलिका होती है। इस नली का एक सिरा तो वस्तु की ओर रखा जाता है, तथा दूसरे सिरे पर एक प्राथमिक दर्पण के रूप में अवतल दर्पण को लगाया जाता है, जिसके मध्य भाग में एक नेत्रिका स्थित होती है, जहां आपको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए जब हम, हाँ एक चीज, दर्पण जो है द्वितीयक दर्पण, यहां आपके पास मध्य में एक दर्पण लगा होता है, और जिसको पेच व्यवस्था की सहायता से आप आगे पीछे सरका सकते हैं। इस दर्पण को हम कहते हैं द्वितीयक दर्पण। अब इसकी क्रियाविधि में क्या है इसमें सुनिए, बहुत इजी क्रियाविधि है। सर्वप्रथम इस नलिका के खुले भाग को वस्तु की ओर रखा जाता है, तो ऐसी अवस्था में वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, ये वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही है, ये आपके पास है वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, इस दर्पण से परावर्तक होकर द्वितीयक दर्पण पर आपतित होती है।
ठीक है। फिर यह परावर्तित होकर आपके पास नेत्रिका पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आपको नेत्रिका लेंस पर प्राप्त होता है। दोबारा फिर देख लीजिए, इस नलिका के खुले भाग को, खुले सिरे को वस्तु की ओर रखा जाता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण प्राथमिक दर्पण पर आपतित होती है, जहां से यह परावर्तित होती है और परावर्तित होकर द्वितीयक दर्पण पर आपतित होती है। द्वितीयक दर्पण इन किरणों को पुनः परावर्तित करता है और नेत्रिका पर अध्यारोपित कर देता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा नेत्रिका पर जो प्रतिबिंब बनता है वह आपके पास आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से अपने पास ये टॉपिक परावर्तक दूरदर्शी कंप्लीट होता है। परावर्तक दूरदर्शी इस टॉपिक के साथ साथ अपना ये लेसन भी कंप्लीट होता है। हमारा लेसन नंबर 12 भी रनिंग में है। अब हम लेसन नंबर 12 को भी कंटिन्यू इसके साथ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, लेकिन इसके पहले वीडियो को खत्म करने से पहले हमारे पास यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी है। पहले तो इस चीज को, सवाल को जानिए आप कि यहाँ आपके द्वारा दर्पण और लेंस दोनों में आइडियल कौन है, आदर्श कौन है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन बनता है? तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास बनता है परावर्तक दूरदर्शी। कुछ विशेषता है, कारण क्या है? कारण जो होता है वह लेंस और दर्पण के आधार पर पता लगाया जाता है। जैसा कि लेंस जो होता है इसका निर्माण, इसको रखना और इसकी बनावट अत्यंत खर्चीला होता है, ठीक है ना। जबकि दर्पण जो होता है कम खर्चीला, कम लागत में ही दर्पण का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। दूसरी विशेषता के रूप में अपन कहते हैं कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब होते हैं उस प्रतिबिंब में, बड़े लेंसों के द्वारा उस प्रतिबिंब में वर्ण विफतन और गोलीय विफतन का दोष पाया जाता है। वर्ण विफतन व गोलीय विफतन, दो शब्द स्टूडेंट्स याद रखिएगा, गोलीय विफतन और वर्ण विफतन क्या है? देखिए, वर्ण विफतन का मतलब होता है कि जो चित्र आप देख रहे हो उस चित्र में साइड में कलर का फैलना, वो वर्ण विफतन में आता है। गोलीय विफतन में अर्थ है, जैसे आप इस पेन को देख रहे हैं तो ये पेन बिल्कुल ऊर्ध्वाधर सीधा ना दिखाई देगा, कुछ वक्री आपको दिखाई देगा, कुछ टेढ़ा झुका हुआ आपको दिखाई देगा, ये होता है गोलीय विफतन, जो कि लेंसों में इस तरह का दोष पाया जाता है। जबकि दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब में इस प्रकार का दोष उपस्थित नहीं होता, इसलिए लेंस की तुलना में दर्पण अत्यंत सुविधाजनक होते हैं, का उपयोग करना भी अधिक फायदेमंद होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लेसन आपका कंप्लीट है। अब हमारा आज का क्विज, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जो कि एक इंपॉर्टेंट के रूप में होते हैं और आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड भी होते हैं। चलिए, हमारा आज का, हमारे इस क्विज का जो पहला सवाल है उसमें आपके पास है पहले क्वेश्चन के रूप में, आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या है? आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 2 आपके पास है, परावर्तक दूरदर्शी द्वारा, परावर्तक दूरदर्शी द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होता है? किस प्रकार का प्राप्त होता है? आपको इसकी प्रकृति बतानी है, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपके पास है, अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? अभिदृश्यक लेंस किस प्रकार, कौन सा होता है? मैं ये लिखना चाहता हूं, कौन सा होता है आपको बताना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इसमें आपको, क्योंकि एक डाउटफुल है आपके दिमाग में कि सर इसका आंसर कौन सा, किस प्रकार पे, किस बेस पे लिखें, कौन सा होता है? मतलब कि जो भी लेंस आपने लिए यूज में, जैसे आपने लिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी,
तो इनमें से अभिदर्शक लेंस कौन सा होगा, उसकी क्या विशेषता होगी। विशेषता मतलब कि कहां रखा जाता है। अब मैंने पूरा हिंट आपको दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अपन लेते हैं। ट्यूब लंबाई क्या है। ट्यूब लंबाई क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको टॉपिक से संबंधित या अपने इस लेसन नंबर 11 से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना है आपको, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।